आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम जो आपका 2020 कब होने वाला है उस एग्जाम के कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस 2018 के। ये रहा हमारे सामने पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो हम डिस्कस कर रहे हैं जेएनयू का 2018 का जो पेपर था उसके फिजिकल केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ डिस्कस करेंगे 2018 के पेपर के। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आप सबके सामने। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द स्टैंडर्ड हीट ऑफ कंबशन ऑफ इथेनॉल इज दिस। स्टैंडर्ड हीट ऑफ कंबशन यानी डेल्टा एच नॉट कंबशन दे दिया, उसका हीट ऑफ कंबशन दे दिया। कंबशन मतलब O2 से उसकी रिएक्शन, तो उसके O2 से रिएक्शन होने के बाद जो एनर्जी रिलीज होगी वो हमें दे दी हीट ऑफ कंबशन। हाउ मच हीट इन किलो जूल्स वुड बी लिबरेटेड बाय कंप्लीटली बर्निंग 20 ग्राम ऑफ सैंपल। ठीक है, तो मान लो मुझे क्या दिया गया, 20 ग्राम सैंपल दिया गया कि 20 ग्राम सैंपल को बर्न करने पर मुझे बताने की कितनी एनर्जी, कितनी हीट लिबरेट होगी। ठीक है, तो मुझे क्या दिया गया है, मुझे पहले दिया गया है स्टैंडर्ड हीट ऑफ कंबशन ऑफ इथेनॉल। स्टैंडर्ड हीट ऑफ कंबशन यानी डेल्टा एच नॉट कंबशन ऑफ इथेनॉल C2H5OH कितना दिया गया, 1372 किलो जूल पर मोल। ठीक है, यानी एक मोल को कंबस्ट करने पर, एक मोल इथेनॉल की O2 के साथ रिएक्शन कराने पर इतनी किलो जूल्स एनर्जी निकलती है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 1 मोल कंबशन ऑफ इथेनॉल C2H5OH, 1 मोल कंबशन ऑफ इथेनॉल कितनी एनर्जी रिलीज करता है। कंबशन करना है इसका मुझे, इसकी रिएक्शन O2 से करानी है, इसको बर्न करना है, तो कितनी एनर्जी मिलती है 1372 किलो जूल। 20 ग्राम को बर्न करने पर कितनी मिलेगी ये मुझे बताना है। तो 20 ग्राम के अंदर नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे ये देख ले। तो एक मोल में इतनी एनर्जी निकलती है, जितने इसमें मोल होंगे उसके लिए एनर्जी कैलकुलेट कर लेंगे कि कितनी रिलीज होगी। ठीक है, तो गिवन मास कितना दे दिया, 20 ग्राम। मोलर मास कितना होता है इसका, इथेनॉल का मोलर मास कितना होता है इसका, C2H5OH का मोलर मास इथेनॉल का कितना होता है 46 ग्राम पर मोल, 46 ग्राम पर मोल। सो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे, दैट विल कम 20/46 ये आपका आ जाएगा 0.43 मोल्स, 0.43 मोल्स। ठीक है, 0.43 मोल्स। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं। ठीक है, तो हमें पता है कि 1 मोल कंबशन पर हमें एनर्जी कितनी मिलती है 1372 किलो जूल। एक मोल पर इतनी एनर्जी मिलती है, तो अगर मेरे पास है 0.43 मोल्स, 20 ग्राम यानी 0.43 मोल्स, सो 0.43 मोल्स तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी, कितनी होगी 1372 इंटू में 0.43, 1372 इंटू में 0.43। इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 596.52 किलो जूल, 596.52 किलो जूल। दैट विल कम क्लोज टू 597 किलो जूल, दैट विल कम क्लोज टू 597 किलो जूल। तो 597 किस तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा डी हो जाएगा मेरा आंसर, डी विल कम द आंसर। तो डी हो जाएगा मेरा आंसर कि 0.43 मोल्स पर 20 ग्राम कंबशन करने पर, 20 ग्राम ऑफ दिस इथेनॉल कंबशन करने पर मुझे 597 किलो जूल एनर्जी मिलती है। ठीक है, समझ में आया। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई ज्यादा टफ नहीं था, नॉर्मल सा सिंपल कॉन्सेप्ट लग रखे थे, मोल कॉन्सेप्ट और थोड़ा सा इस पे थर्मो का ओवरव्यू दे रखा था। ठीक है, बाकी सिंपल मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन था। मोल कॉन्सेप्ट से रिलेट करके एक मोल में इतनी एनर्जी निकलती है, 0.43 में कितनी निकलेगी बता दो, सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सॉरी, वन सेकेंड। ये रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन। चलिए इसको पढ़ते हैं। क्या कह रहे हैं सेकंड क्वेश्चन, क्या कह रहे हैं, द हाफ लाइफ ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 32 सेकंड। हाफ लाइफ दे दी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन भी बता दी, बढ़िया। व्हाट वाज द ओरिजिनल कंसंट्रेशन इफ आफ्टर 2 मिनट्स द रिएक्टेंट कंसंट्रेशन इज 0.062 मोलर। चलिए सॉल्व करते हैं। क्या कह रहे हैं, हाफ लाइफ ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन यानी n की वैल्यू 1, हाफ लाइफ दे रखी है इसकी कितनी, टी हाफ कितना 32 सेकंड्स हाफ लाइफ। ठीक है, व्हाट वाज द ओरिजिनल कंसंट्रेशन बतानी है, यानी ए नोट बताना है। इफ आफ्टर 2 मिनट्स, टाइम अगर 2 मिनट्स हो, इफ आफ्टर 2 मिनट्स द रिएक्टेंट कंसंट्रेशन इज दिस। अगर 2 मिनट के बाद रिएक्शन की कंसंट्रेशन इतनी बचती है तो ए नोट बताना है। तो ए नोट बताना है ना, रिएक्शन की कंसंट्रेशन कितनी बचती है, यानी ए कितना हो जाएगा, 0.062 मोलर, ए हो जाएगा 0.062 मोलर। ठीक है, 2 मिनट के बाद ए इतना बचता है, हाफ लाइफ हमें दे रखी है, ए नॉट निकालना है। सिंपल सी कहानी, कुछ भी नहीं करना, फर्स्ट ऑर्डर का क्वेश्चन है। बेहतरीन तरीके से हमें फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन याद होती है, क्या होती है, k इज इक्वल्स टू 2.303/t log ऑफ ए नोट बाई ए। ठीक है, k की वैल्यू मुझे पता है क्या होती है 0.693/t हाफ, 0.693/t हाफ। ठीक है, 2.303 डिवाइडेड बाई t log ऑफ ए नोट बाई ए। रख देते हैं इन सबकी वैल्यूज। तो अगर मैं k को कैलकुलेट करूंगा, k क्या आएगा 0.693/t हाफ, t हाफ की वैल्यू कितनी है 32 सेकंड्स। सो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, k की वैल्यू आ जाएगी 0.021 सेकंड इनवर्स, k की वैल्यू आ जाएगी 0.021 सेकंड इनवर्स। ठीक है,
टी हाफ मिनट पे हो गया, के की वैल्यू हो गई, टाइम यहाँ पर रखना है 2 मिनट्स, रख दीजिए। तो क्या होगा 0.021, ये सेकंड इनवर्स में है, ये सेकंड इनवर्स में है, तो 2.303 बाई टी। तो ये जो टाइम होगा यहाँ पे, ये जो टाइम होगा इसको भी मुझे सेकंड में रखना पड़ेगा क्योंकि ये इसकी यूनिट सेकंड में है के की, तो ये टाइम भी तो सेकंड में होना चाहिए। सो 2 मिनट्स में कितने सेकंड होते हैं 120 सेकंड। तो यहाँ पे आ जाएगा 120 सेकंड लॉग ऑफ ए नोट बाई ए नोट मुझे निकालना है, ए नोट मुझे निकालना है, ए की वैल्यू कितनी है 0.062, ठीक है क्लियर। तो देखिए आगे इसको, ठीक है, तो देखिए आगे इसको, ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, अगर मैं इस 120 को इसके साथ में मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, तो क्या करूंगा मैं 0.0121 इंटू में 120 डिवाइडेड बाई 2.303, तो इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ लॉग ए नोट बाई एन, ठीक है। ऐसा हमें पता है, हमें पता है क्या होता है लॉग एम बाई एन क्या होता है, लॉग एम बाई एन क्या होता है लॉग एम माइनस लॉग एन, लॉग एम बाई एन क्या होता है लॉग एम माइनस लॉग एन। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा लॉग ए नॉट लॉग ऑफ ए नॉट माइनस लॉग ऑफ 0.062, ये आपका आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा कितना, ठीक है, ये आपका आ जाएगा 1.128। इसको जब आप सॉल्व करेंगे इस टर्म को, तो ये आपकी आ जाएगी 1.128 इज इक्वल्स टू लॉग ए नॉट प्लस में इसका जब आप लॉग सॉल्व करेंगे तो वो वैल्यू आ जाएगी 1.207, ठीक है। तो लॉग ए नोट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, लॉग ए नोट की कितनी आ जाएगी, इसको इधर जाके माइनस में कर दूंगा तो माइनस में आंसर आएगा, ये आपका आ जाएगा माइनस का 0.0796, माइनस का 0.0796। तो यहाँ से जब आप एंटी लॉग लेंगे इसको 10 की पावर में करेंगे, सो ए नोट आपका आएगा 0.84 मोलर। तो जब आप ऑप्शंस देखेंगे तो आपको ए ऑप्शन मिल जाएगा, तो यानी ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, ए विल बी द करेक्ट आंसर। कुछ भी नहीं था, आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दे रखी थी, उसकी फर्स्ट ऑर्डर की रेट इक्वेशन लगानी थी, के इज इक्वल्स टू 2.303 बाई टी लॉग ऑफ ए नोट बाई ए, वहां से आपको ए नोट निकालना था, टी हाफ दे रखा था, उससे के की वैल्यू पता लग जाती है ना भाई। सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत ही ईजी। तो कुछ ज्यादा टफ क्वेश्चन जेएनयू के एग्जाम में नहीं आते, कोई खास ज्यादा टफ नहीं आते हैं, नॉर्मल लेवल आता है, मीडियोकर लेवल में कह सकता हूँ आता है, तो कोई ज्यादा टफ नहीं आता है। आप आराम से अगर क्वेश्चंस को कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से पढ़कर जाएंगे, आपके कॉन्सेप्ट अच्छे होंगे, आपको चीजें याद होंगी, आपको फॉर्मुलेज याद होंगे, आपको एक्सप्रेशंस याद होंगे, तो आप आराम से पेपर में क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये रहा हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है व्हेन ए सैंपल ऑफ मोलिकुलर आर्गन रिगार्डेड हियर एज परफेक्ट गैस यानी आइडियल गैस undergoes an isothermal reversible expansion at 20 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस पर उसका आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन हो रहा है फ्रॉम 10 डेसीमीटर क्यूब टू 30 डेसीमीटर क्यूब। द वर्क डन इज, वर्क डन बताना है, ठीक है, वर्क डन बताना है, ठीक है। हमें क्या दे रखा है मोलिकुलर आर्गन यानी AR की फॉर्म में, तो यानी इसके कितने हो गए 1 मोल हो गए, ऑब्वियस सी बात है। जो मोलिकुलर आर्गन दे रहा है, क्लियरली लिख के दे रहा है मोलिकुलर आर्गन, तो यानी क्या हो गया उसके 1 मोल, ठीक है। रिगार्डेड हियर एज परफेक्ट गैस यानी ये क्या है एज एन आइडियल गैस बिहेव कर रही है, ठीक है, आइडियल गैस बिहेव करिए, अंडरगोज एन आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन, तो उसका आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन हो रहा है, आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की वैल्यू दे दी 20 डिग्री सेल्सियस यानी 293 केल्विन, कहाँ से कहाँ जा रहा है 10 डेसीमीटर क्यूब से 30 डेसीमीटर क्यूब, यानी V1 की वैल्यू 10 डेसीमीटर क्यूब एंड V2 की वैल्यू 30 डेसीमीटर क्यूब, राइट। वर्क डन बताना है। तो आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन के केस में हम लोगों को पता है, हमें पता है वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है माइनस nRT ln V2 बाई V1, माइनस nRT ln V2 बाई V1। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे वर्क डन निकालना है, n की वैल्यू 1, आर की वैल्यू जूल्स में निकालना है किलो जूल्स में, तो आर की वैल्यू जूल्स वाली रखेंगे, तो यानी क्या हो जाएगी 8.314, टी की वैल्यू 293 केल्विन ln 30/10 ये रखा जाएगा ना 30/10। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, तो ये आपका कितना आएगा, ये आएगा आपका -1 इंटू 8.314 इंटू 293 इंटू में ln 3, ठीक है। इसको मैं यहाँ लिखता हूँ, इसको मैं ऊपर लिखता हूँ, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लिखता हूँ, ठीक है। W की वैल्यू क्या आ जाएगी -1 इंटू में 8.314 इंटू में 293 इंटू में ln 3, ठीक है, ln 3। तो यहाँ से आपका W सॉल्व होकर आ जाएगा, ln 3 की वैल्यू निकाल लीजिएगा, ठीक है, नेचुरल लॉग, और उसको इन सबसे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो आपकी W की वैल्यू आएगी -2.68 किलो जूल्स, तो ये आपको क्लियरली डी ऑप्शन में मिल जाएगा, तो यानी डी हो जाएगा -2.68 है ना, तो -2.68 तो बी वाला हुआ, तो यानी बी हो जाएगा आंसर, तो क्लियरली बी आपको मिल जाएगा आंसर, बी विल बी द आंसर, बी हो जाएगा हमारा आंसर। क्लियर, समझ में आया? तो कुछ नहीं था, सिंपल सा आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन का केस लगा रखा था, W की वैल्यू निकाल रखी थी, ठीक है, W की वैल्यू निकालनी थी, वर्क डन की वैल्यू निकालनी थी, तो सिंपली वर्क डन की वैल्यू ऐसे कैलकुलेट हो जाएगी, ठीक है। क्लियर, समझ में आया? सिंपली इस तरीके से हम कैलकुलेट कर लेंगे।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल से इजी से ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं पेपर के अंदर, तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में, अपकमिंग एग्जाम में मिलेंगे। तो बस आप कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से पढ़कर जाइए, अपने नोट्स को अच्छे से रिवाइज करके जाइए, आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप सबके सामने। क्या कह रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन? व्हाट इज द यूनिट ऑफ के फॉर द रेट लॉ ये व्हेन द कंसंट्रेशन यूनिट इज मोल पर लीटर, व्हेन द कंसंट्रेशन यूनिट इज मोल पर लीटर। ठीक है, तो मुझे बताने कि रेट लॉ की क्या यूनिट होगी? रेट लॉ की क्या यूनिट होगी जब कंसंट्रेशन यूनिट है, कंसंट्रेशन की यूनिट है मोल पर लीटर। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ठीक है, रेट लॉ, रेट मुझे क्या दे रखा है, क्या दे रखा है? के ए की पावर कुछ नहीं तो यानी 1, बी की पावर 2 दे रखी है, 2 दे रखी है। सो ऑर्डर क्या हो जाएगा रिएक्शन का? ऑर्डर क्या हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कितना हो जाएगा? 1 + 2 यानी 3, यानी थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन तो वही कौन सी हो गई? थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, तो अब लोगों को, जिन लोगों को सीधा पता होगा वो तो अब तक ऑप्शन भी लगा देंगे, वो तो इतनी देर में पढ़ते ही ऑप्शन भी लगा देंगे। 10-15 सेकंड से ज़्यादा इस क्वेश्चन में लगेगी भी नहीं, पर मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूँ तो वो तो टाइम लगेगा। नहीं तो जिसको पता होगा कि थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, तो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन का रेट लो क्या हो सकता है? एल की वैल्यू n-1 होती है, n-1 होती है तो यानी 3 - 1 2, तो हर कोई लगाकर भी आ जाएगा इतनी देर में तो ऑप्शन। तो देखिए और कैसे इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सोचेंगे कि थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है यानी n की वैल्यू 3 है। अब मुझे पता है रेट कांस्टेंट का एक्सप्रेशन क्या होता है? रेट कांस्टेंट में यूनिट का एक्सप्रेशन क्या होता है? एल की पावर n-1 मोल की पावर 1 - n एस की पावर -1, ये होता है रेट लो का एक्सप्रेशन। रेट कांस्टेंट का एक्सप्रेशन ये होता है रेट कांस्टेंट का एक्सप्रेशन यूनिट्स की फॉर्म में, उसकी यूनिट्स ऐसे जाती है। तो n की वैल्यू 3 है, n की वैल्यू 3 है, रख दीजिए। सो l की पावर 3 - 1 मोल की पावर 1 - 3 एस इनवर्स क्या आ जाएगा? l की पावर 2 मोल की पावर -2 एस इनवर्स, एल की पावर 2 मोल की पावर -2 एस इनवर्स। तो ये मुझे क्लियरली मुझे डी ऑप्शन मिल जाएगा। तो डी हो जाएगा इसमें मेरा आंसर, डी हो जाएगा इसमें आंसर। क्लियर? तो कुछ भी नहीं था, सिंपल था, जिसको जैसे ही दिखे पता लगेगा ऑप्शन में देखते ही कि थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। तो यानी एल की वैल्यू क्या होगी? n-1 होती है, तो 3 - 1 2, तो यानी डी ऑप्शन मेरा हो जाएगा। तो जिसने कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ रखेंगे तो वो तो इमीडिएटली पढ़ते ही इस आंसर को लगा के आएगा। तो इजी क्वेश्चन था, कोई टफ क्वेश्चन नहीं था, बहुत ही इजी था। ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में भी मिलेंगे, तो अच्छे से बस कॉन्सेप्ट पढ़ के जाए, करके जाए, आपका पेपर बेहतरीन होगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। क्या कह रहा है क्वेश्चन? इन एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl H+ आयंस आर एक्यूमुलेटेड मोर देन Na+ एट कैथोड बिकॉज। ठीक है, तो क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर? क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl एक्वस, NaCl एक्वस की इलेक्ट्रोलिसिस करनी है, NaCl एक्वस की इलेक्ट्रोलिसिस करनी है। ठीक है, तो NaCl एक्वस यानी डब्बे के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होगा? NaCl एक्वस में है तो Na+ भी प्रेजेंट होगा डब्बे के अंदर, Cl- भी होगा सॉल्यूशन में, और H2O भी होगा, वाटर भी होगा, है ना? ये तीनों चीज होंगी सॉल्यूशन के अंदर, तीनों चीज होंगी। ठीक है, H+ आयंस आर एक्यूमुलेटेड मोर देन Na+ एट द कैथोड, कैथोड पर H+ ज्यादा एक्यूमुलेट होते हैं एज कंपेयर टू Na+। ठीक है, क्यों ये बताना है हमें? बिकॉज क्यों बताना है? ठीक है, ये बताना है। तो कैथोड पर क्या होती है? कैथोड पर हम लोग को पता है क्या होती है? रिडक्शन। तो रिडक्शन के लिए कौन कौन जा सकते हैं? रिडक्शन कौन करता है? जो इलेक्ट्रॉन खाएगा। Cl- पर पहले नेगेटिव चार्ज है तो ये तो इलेक्ट्रॉन नहीं खाएगा, तो Na+ खा सकता है इलेक्ट्रॉन, वाटर खा सकता है इलेक्ट्रॉन, है ना भाई? या तो Na+ खा सकता है या वाटर खा सकता है। ठीक है, तो अगर मैं Na+ को इलेक्ट्रॉन खिलाऊंगा, Na+ को कराऊंगा तो क्या देगा ये? Na सॉलिड। इसका E नॉट जरा आप चेक करिएगा, इसका E नॉट नियरली क्लोज टू आता है -0.83 वोल्ट के। ठीक है, नियरली क्लोज टू आता है -0.83 वोल्ट के। ठीक है, तो अब ये अगर मैं वाटर का कराऊंगा, सो वाटर अगर इलेक्ट्रॉन खाएगा तो ये मुझे क्या देगा? हाफ H2 + OH माइनस, इसका E नॉट होता है -0.80 वोल्ट, इसका E नॉट होता है -0.80 वोल्ट। तो जिसका पोटेंशियल ज्यादा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा वही तो रिड्यूस होगा, उसी की तो रिडक्शन होगी, वही तो फिर मेरा जाकर कैथोड में एक्यूमुलेट होगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा। अगर H2 का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा तो H2 डिपॉजिट होगा, Na+ का ज्यादा होगा तो Na होगा। तो किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है? H2O का। रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा है? H2 का। और देखो इधर कि जो मेरा ये Na+ का भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है माइनस का 0.83, ये भी कोई ज्यादा कम तो नहीं है, बस थोड़ा सा कम है, उससे थोड़ा सा कम है, तो यानी ये भी मुझे मिलेगा कैथोड पे, ये भी एक्यूमुलेट होगा। बट जो मेरा H+ है वो मेरा ज्यादा एक्यूमुलेट होगा, H2 मेरा ज्यादा एक्यूमुलेट होगा ऑन कैथोड एज कंपेयर टू सोडियम आयन, H2 मेरा ज्यादा एक्यूमुलेट होगा कैथोड पे। क्लियर? ठीक है, क्यों? क्योंकि उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, उसका डिस्चार्ज पोटेंशियल, उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, उसका रिडक्शन पोटेंशियल Na+ से ज्यादा है। तो चलिए ऑप्शंस में मैच कर लेते हैं, और वैसे भी हम एक बात कह सकते हैं, Na+ क्या है? मेटल इलेक्ट्रॉन कब से खाने लगी भाई?
मेटल का काम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन लूज करना। मेटल का तो बाय बर्थ काम होता है, मेटल दुनिया में आई इसलिए कि इलेक्ट्रॉन लूज करे। मेटल कब से इलेक्ट्रॉन खाने लगी? सो Na+ तो वैसे ही नहीं कम इलेक्ट्रॉन खाना चाहते हैं, तो H+ ज्यादा मिलेगा। मेन रीजन ये है कि उसका डिस्चार्ज पोटेंशियल, उसका रिडक्शन पोटेंशियल H2 का, H2O का, H+ का रिडक्शन पोटेंशियल सोडियम मेटल से ज्यादा है। ठीक है, तो ऑप्शन मैच करें तो कौन सा होगा? H+ इज हायर देन Na+। कोई मतलब नहीं बनता, डिस्चार्ज पोटेंशियल H+ का कम थोड़ी होता है, ज्यादा होता है। तो ए ऑप्शन में मुझे सही मिल रहा है कि डिस्चार्ज पोटेंशियल ऑफ H+ इज ग्रेटर देन डिस्चार्ज पोटेंशियल ऑफ Na+। साइज का भी कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है, साइज से भी इतना कुछ ज्यादा रिडक्शन में फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो मेरा ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। ए ऑप्शन विल बी द आंसर। ठीक है, ए ऑप्शन हो जाएगा आंसर कि डिस्चार्ज पोटेंशियल, जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो H+ का ज्यादा होता है एज कंपेयर टू दैट ऑफ Na+। क्लियर? तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था कि वो ज्यादा क्यों मिल रहा है। जिससे इलेक्ट्रोलिसिस का बेसिक भी पढ़ा होगा उसको ही पता होगा कि अगर मेरा H+ ज्यादा मिल रहा है तो दैट सिंपली बिकॉज, जस्ट ओनली बिकॉज डिस्चार्ज पोटेंशियल H+ का ज्यादा है। तो सिर्फ इसलिए होगा क्योंकि डिस्चार्ज पोटेंशियल H+ का ज्यादा है, ये सिर्फ इसलिए मुझे मिलेगा। क्लियर? तो सीधा सीधा जो स्टेप पढ़ रखा होगा इलेक्ट्रोलिसिस का कॉन्सेप्ट, वो इमीडिएटली आंसर लगा कर आएगा। तो बहुत ही ऐसे सिंपल से क्वेश्चन आपके पेपर में आ रखे हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही ईजी क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन। ठीक है, तो क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है इफ अ करंट ऑफ 10 एम्पियर फ्रॉम ए 12 वोल्ट सप्लाई इज पास्ड फॉर 300 सेकंड। ठीक है, यहाँ पे फ्रॉम आएगा। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे फ्रॉम आएगा। ठीक है, इफ ए करंट ऑफ 10 एम्पियर फ्रॉम ए 12 वोल्ट सप्लाई इज पास्ड फॉर 300 सेकंड, द एनर्जी सप्लाइड एज हीट इज। एनर्जी सप्लाई बताना है मुझे कि एनर्जी सप्लाई एज ए हीट कितनी होगी। एज ए हीट की फॉर्म में एनर्जी सप्लाई कितनी होगी। ठीक है, ठीक है, मुझे बताने क्या है क्या इफ ए करंट ऑफ 10 एम्पियर, तो I इज इक्वल्स टू 10 एम्पियर, वोल्टेज कितनी, पोटेंशियल कितना कहाँ से, 12 वोल्ट से, इज सप्लाइड फॉर 300 सेकंड। सो टाइम अगर 300 सेकंड के लिए वो अप्लाई कर दी, देन द एनर्जी सप्लाइड एज हीट। ठीक है, तो एनर्जी हीट की फॉर्म में सप्लाई कितनी होगी। ठीक है, मुझे क्या किया गया, मैंने करंट पास किया 12 वोल्ट से सोर्स से, 12 वोल्ट की सप्लाई से 10 एम्पियर का करंट पास किया 300 सेकंड के लिए। ठीक है, पास किया, तो एनर्जी कितनी हीट में सप्लाई होगी, कितनी होगी। एनर्जी क्या होती है, एनर्जी का मुझे फॉर्मूला इमीडिएटली पता है, V इंटू आई इंटू टी, है ना। क्योंकि क्या होता है, एनर्जी क्या होती है, V इंटू क्यू, सो V इंटू आई इंटू टी। कितने पोटेंशियल से कितना करंट कितने टाइम में जा रहा है वो उसकी एनर्जी हो जाएगी। तो सिंपली इनका प्रोडक्ट मुझे क्या दे देगा, सिंपली इनका प्रोडक्ट मुझे एनर्जी दे देगा। तो सिंपली प्रोडक्ट कर लो, क्या दिक्कत है। 12 वोल्ट 10 एम्पियर, टाइम कितना 300 सेकंड, तो ये आपका आ जाएगा 36 किलो जूल्स। ये आपका आ जाएगा 36 किलो जूल, जो कि मेरा क्या होगा, ए आंसर, जो कि हो जाएगा ए मेरा आंसर। क्लियर? ठीक है, तो जो कि ए मेरा हो जाएगा क्लियरली आंसर। ए विल बी द आंसर, 36 किलो जूल विल बी द आंसर। तो 36 किलो जूल आ जाएगा। सिंपल, कुछ नहीं करना था, बस एनर्जी को किससे, जो मेरे को एक्सप्रेशन दे रखे थे, V इंटू आई इंटू टी दे रखा था कि कितना करंट इतने वोल्ट से इतने टाइम के लिए सप्लाई किया, एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी सिंपली, है ना। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, ईजी सा, है ना। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्या कह रहा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया है। ठीक है, क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है, पढ़िए इसको। क्या कह रहा है, the kinetic energy of electrons ejected from a potassium metal surface for an incident light of this will be how much। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी बतानी है, जो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हुए हैं पोटेशियम मेटल सरफेस से, पोटेशियम मेटल की सरफेस से, के मेटल की सरफेस से जो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हुए हैं, निकले हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी बतानी है। जबकि उनकी इंसिडेंट लाइट कितनी है उन पे, मतलब इंसिडेंट लाइट जो उनसे आ रही है वो कितनी है, 325 नैनोमीटर। ठीक है, वो रिलीज कितनी करे, 325 नैनोमीटर। ठीक है, जो इंसिडेंट उससे निकल रही है मेटल सरफेस से, जो एनर्जी निकल रही है, जो इंसिडेंट हो रही है उस पर। ठीक है, जो क्या हो रहा है देखो, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड फ्रॉम पोटेशियम मेटल, जो पोटेशियम से पोटेशियम की मेटल सरफेस से जो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो रहे हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, वो बताना है मुझे। उनकी जो काइनेटिक एनर्जी, जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, जबकि इंसिडेंट लाइट उस पर डाली गई 325 नैनोमीटर की। ठीक है, 325 नैनोमीटर की लाइट डाली, क्या किया गया, इधर देखो, ये मेरा मान लो पोटेशियम मेटल की सरफेस, के मेटल की सरफेस, ये मेरे पोटेशियम मेटल की सरफेस। तो इस पर क्या किया गया, इस पर 325 नैनोमीटर की लाइट डाली गई, 325 नैनोमीटर की लाइट डाली गई। इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे, इलेक्ट्रॉन्स विल बी इजेक्टेड, इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे, इन इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी बतानी है, तो आगे क्वेश्चन को पढ़ें। गिवन दैट द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ पोटेशियम मेटल इज दिस 564 जूल। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ दे दी कि इतनी तो मेरे को चाहिए 564 नैनोमीटर, 564 नैनोमीटर तो चाहिए, नैनोमीटर आएगा, नैनोमीटर। ठीक है, 564 नैनोमीटर तो चाहिए, 564 नैनोमीटर की तो मुझे क्या, लैम्डा नॉट चाहिए। ठीक है, 564 नैनोमीटर की तो मुझे वेवलेंथ चाहिए ही, इलेक्ट्रॉन्स को जस्ट इजेक्ट करने के लिए। उसके ज्यादा एनर्जी की जो मैं दे दूंगा वो सब उसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी ना, इतनी तो उसको निकालने के लिए चाहिए, इतनी तो उनको मस्ट रिक्वायर्ड है, इतनी तो थ्रेशोल्ड एनर्जी है, इतनी तो उनको मस्ट रिक्वायर्ड है, इतनी तो चाहिए ही चाहिए। उसके ज्यादा अलावा हम जो अगर देंगे वो सारी की सारी उसकी काइनेटिक एनर्जी में जाएगी, वो सब की सब काइनेटिक एनर्जी में जाएगी। ठीक है, तो मुझे पता है क्या होता है एक्सप्रेशन, क्या होता है, h न्यू डैश इज इक्वल्स टू h न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी।
जिसमें न्यू नॉट क्या होती है मेरी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, कि इतनी फ्रीक्वेंसी की तो एनर्जी मुझे चाहिए ही चाहिए, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, यहाँ लैम्डा नोट क्या होता है, लैम्डा नोट क्या होता है, लैम्डा नोट होता है मेरा थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। लैम्डा नोट क्या होती है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, के इतनी वेवलेंथ की लाइट तो मुझे चाहिए ही चाहिए, रिक्वायर्ड है ये तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ठीक है, ये तो रिक्वायर्ड है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ठीक है, तो इतनी एनर्जी की तो मुझे चाहिए ही चाहिए। न्यू डैश क्या होगी, जो मेरी फ्रीक्वेंसी, जिस एनर्जी की फ्रीक्वेंसी अप्लाई की गई। ठीक है, न्यू डैश क्या होगा, फ्रीक्वेंसी अप्लाइड। ठीक है, जो मैंने अप्लाई करी, जो मैंने इसको सप्लाई करी। ठीक है, तो लिख देते हैं। तो एच क्या, न्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी बाय लैम्डा डैश। लैम्डा डैश क्या हो जाएगा, जो वेवलेंथ अप्लाइड। तो ये क्या हो जाएगा, एच सी बाय लैम्डा नॉट। इसमें काइनेटिक एनर्जी मुझे निकालनी है, तो चलिए निकाल देते हैं, क्या ही दिक्कत है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी, इसको मैं इधर ले जाऊं, माइनस में हो जाएगा, एच सी को कॉमन ले लूं, एच इंटू सी को कॉमन ले लूं, तो ये क्या हो जाएगा, 1 बाय लैम्डा डैश माइनस 1 बाय लैम्डा नोट, 1 बाय लैम्डा डैश माइनस 1 बाय लैम्डा नोट। तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एच सी को अगर मैं ऐसे ही रखूं, ठीक है, एच इंटू सी को भी मैं ऐसे ही रखूं, तो 1 बाय लैम्डा डैश क्या, जो एनर्जी मुझे वेवलेंथ अप्लाई करी, वेवलेंथ अप्लाई हमने कितनी करी थी, 325 नैनोमीटर, ये अप्लाई करी थी ना भाई। रिक्वायर्ड इसके लिए कितनी थी, मिनिमम कितनी चाहिए, 564 नैनोमीटर, इतनी तो मुझे चाहिए ही चाहिए। मैंने उससे ज्यादा की अप्लाई करी, तभी तो वो काइनेटिक एनर्जी आएगी। ज्यादा की अप्लाई करूंगा, सप्लाई करूंगा, तभी तो वो काइनेटिक एनर्जी देगी, है ना भाई। तो मैंने कितनी अप्लाई करी, 325, तो क्या हो जाएगा, 1 बाय 325 इंटू 10 की पावर -9 मीटर माइनस 1 बाय लैम्डा नोट रिक्वायर्ड कितना था, थ्रेशोल्ड कितनी थी, 564 नैनोमीटर, तो 564 नैनोमीटर की वो यहाँ पे। ठीक है, लैम्डा नोट में आ जाएगा 564 इंटू 10 की पावर -9। ठीक है, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा, एच की वैल्यू लिख दूं, कितनी हो जाएगी, 6.626 इंटू 10 की पावर -34। सी की वैल्यू क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और ये आपका सॉल्व होकर आएगा, इस एक्सप्रेशन को जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा 1303.8 इंटू 10 की पावर 6 तो ये आ जाएगी आपकी काइनेटिक एनर्जी। ये होगा काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन। ठीक है, ये होगा काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन। तो इसको जब आप सॉल्व कर लेंगे, तो आपका आंसर कितना आएगा, आपका आंसर क्लोज टू आएगा 2.95 इंटू 10 की पावर -16 जूल। ये हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी, 2.95 इंटू 10 की पावर -16 जूल। इसको एक्सप्रेशन को जब आप सॉल्व करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी इतनी आएगी, 2.95 इंटू 10 की पावर -16 जूल। तो आपका कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, 2.95, सी ऑप्शन हो जाएगा आंसर, सी विल बिकम द आंसर, सी हो जाएगा आंसर। तो सी आपका आ जाएगा आंसर। कुछ नहीं करना था आपको, जो गिवन वेवलेंथ दे रखी थी कि इतनी मैंने डाली है, रिक्वायर्ड इतनी है, थ्रेशोल्ड इतनी है, काइनेटिक एनर्जी बता दो। तो सिंपली एटॉमिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट, सिंपल एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन, बस आपको फॉर्मूला पता हो, कॉन्सेप्ट पता हो कि मैं ज्यादा की वेवलेंथ अगर डालूंगा तो जितनी वो रिक्वायर्ड है उतनी तो लेगा, उसके एक्सेस की एनर्जी, जो एक्स्ट्रा एनर्जी बचेगी उसके पास, वो उनका इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। जो एक्स्ट्रा एनर्जी वेवलेंथ से आई होगी, इंसिडेंट लाइट से आई होगी, वो उसकी काइनेटिक एनर्जी में जाएगी। जो एक्स्ट्रा वेवलेंथ आएगी वो काइनेटिक एनर्जी में जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी हमने कैलकुलेट कर ली, क्लियर, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले। तो सिंपली इस टाइप के एटॉमिक स्ट्रक्चर से भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर एक अच्छा टॉपिक है इस एग्जाम के लिए, तो उसको अच्छे से करके जाइएगा। इस पर भी क्वेश्चन आपके पेपर में 1 या 2 मिल ही जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर, क्या कह रहा है, चलिए पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, द मोलर सॉल्युबिलिटी ऑफ PbR2 इज दिस। मोलर सॉल्युबिलिटी दे दी, ठीक है, एस की वैल्यू दे दी एट सर्टेन टेम्परेचर, देन KSP फॉर PbR2 बताना है। अरे इससे सिंपल क्वेश्चन तो क्या ही देगा यार वो पेपर में, क्या ही देगा। PbR2 दे रखा है, क्या, कितना PbR2 कितना दे रखा है, PbR2 की मोलर सॉल्युबिलिटी कितनी दे रखी है, 2.17 इंटू 10 की पावर -3 मोलर, 2.17 इंटू 10 की पावर -3 मोलर। PbR2 टूटता कैसे है, Pb2 प्लस 2Br माइनस, Pb2 प्लस 2Br माइनस। तो इसकी कंसंट्रेशन अगर इतनी है तो जब ये टूटेगा तो ये कितनी देगा, 1 से 17 बन रहा है, 17 तो यहाँ पे तो यही आएगा 2.17 इंटू 10 की पावर -3 मोलर। ये क्या हो जाएगा, ये ट्वाइस हो जाएगा, 2 इंटू 2.17 इंटू 10 की पावर -3, 2 इंटू 2.17 इंटू 10 की पावर -3। ठीक है, ये हो जाएगा। अब KSP तो मुझे पता है क्या होती है, इनकी कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट रेज टू द पावर ऑफ देयर स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, है ना, यही पढ़ते हैं हम। तो KSP की वैल्यू क्या होती है, कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर ऑफ देयर स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो क्या हो जाएगी KSP, Pb2 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन और Br माइनस की कॉन्सेंट्रेशन, इसकी स्टोशियोमेट्री 2 है, Br माइनस की स्टोशियोमेट्री 2 है, तो ये आ जाएगी इसकी पावर में ये हो जाएगा। तो सॉल्व कर लीजिए KSP को, सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये 2.17 इंटू 10 की पावर -3, ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2.17 यानी 4.34 इंटू 10 की पावर -3 का स्क्वायर। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा, कितना आएगा, 40.87 इंटू 10 की पावर -12, जो कि नियरली क्लोज टू हो जाएगा 4.1 इंटू 10 की पावर -11, 4.1 इंटू 10 की पावर -11। ठीक है,
ये आ जाएगा। यूनिट का हमने कुछ करना नहीं है, यूनिट भी हो तो हम उसको भी लगा देते साथ में। तो ये हो जाएगा। यहाँ पे देखो 4.1 वाला कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, 4.1 वाला कौन सा मैच कर रहा है, सी। यहाँ पे पावर गलत दे रखी है, पावर गलत दे रखी है। ये आएगा यहाँ पे 11, ये आएगा यहाँ पे 11 और सी हो जाएगा मेरा आंसर, सी हो जाएगा आंसर, सी विल बी द आंसर, सी आ जाएगा मेरा आंसर। क्लियर, समझ में आया आप सबको? तो इस तरीके से सिंपली केएसपी निकालना था, बहुत इजी क्वेश्चन। तो सिंपल से क्वेश्चन आएंगे इजी से, कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आने वाले, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन आएंगे। तो इनको अच्छे से कॉन्सेप्ट को पढ़ के जाएं, सीख कर जाएं, याद करके जाएं, अच्छे से अपने माइंड में कॉन्सेप्ट आपके स्ट्रॉन्ग होंगे, आपको फॉर्मुलेज याद होंगे, तो आप आराम से फिजिकल केमिस्ट्री क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। अभी तक देखिए कोई ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन भी नहीं आया, बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन आए हैं जो कि आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो आप क्लोज टू आंसर तक की अप्रोच तक पहुंच सकते हैं, आपको पता लग सकता है ये आंसर ये होगा, तो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल, मतलब ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आए हैं, ना ही ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन आए हैं, तो सिंपल से क्वेश्चन, ईजी क्वेश्चन आए हैं, आप आराम से इनको सॉल्व कर सकेंगे पेपर के अंदर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि ये रहा। क्या कह रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कह रहे हैं, 1 सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ते हैं इसको। क्या कह रहा है, इफ अ लाइट सोर्स एमिट्स इतनी रेडिएशन एट एन आउटपुट पावर ऑफ 1 मिलीवोल्ट, ठीक है, देन द टोटल नंबर ऑफ फोटोन्स एमिटेड पर सेकंड फ्रॉम द सोर्स इज कैलकुलेटेड टू बी गिवन 1 वाट इज इक्वल्स टू 1 जूल पर सेकंड। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं, क्या है, एक लाइट सोर्स एमिट कर रहा है रेडिएशन इतनी एमिट कर रहा है। ठीक है, तो यानी कितनी एमिट कर रहा है, लैम्डा की वैल्यू कितनी दे रखी है, 337 नैनोमीटर। एक लाइट सोर्स इतनी रेडिएशन एमिट कर रहा है, ठीक है, रेडिएशन एमिट कर रहा है इतनी वेवलेंथ की। ठीक है, तो यानी कितनी एनर्जी एमिट कर रहा है, ठीक है, तो यानी इस वेवलेंथ की रेडिएशन एमिट कर रहा है, तो मैं कह सकता हूँ फोटोन एमिट कर रहा है। तो क्या हो जाएगी एनर्जी ऑफ 1 फोटोन कितनी हो जाएगी। ठीक है, ये एक तरीके क्या हो गया, जो एक लाइट सोर्स है वो फोटोन की फॉर्म में एमिट कर रहा है। नंबर ऑफ फोटोन्स जो मुझे बताने हैं, तो इतनी रेडिएशन की इतनी वेवलेंथ की रेडिएशन एमिट कर रहा है, यानी इतनी वेवलेंथ के वो फोटोन एमिट कर रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ फोटोन्स बताने हैं, तो मुझे मतलब ये क्या होंगे, फोटोन की मैं कह सकता हूँ वेवलेंथ, फोटोन की कह सकता हूँ, तो इतनी वेवलेंथ के फोटोन वो एमिट कर रहा है। ठीक है, ठीक है, इतनी वेवलेंथ का फोटोन यानी फोटोन्स वेवलेंथ इसको मैं ऐसे लिख दूं, चाहे फोटोन वेवलेंथ एमिट, इतनी वेवलेंथ के फोटोन वो एमिट कर रहा है। ठीक है, क्योंकि मुझे क्या निकालना है, नंबर ऑफ फोटोन्स, तो इतनी वेवलेंथ के वो फोटोन एमिट कर रहा है। ठीक है, तो एनर्जी ऑफ 1 फोटोन क्या हो जाएगी, इस वेवलेंथ का फोटोन है, तो एनर्जी ऑफ 1 फोटोन निकाल सकता हूँ ना भाई मैं, तो मुझे पता लग जाएगा कि लाइट सोर्स कितनी एनर्जी एमिट कर रहा है, तो जो एक फोटोन एमिट कर रहा है उस एक फोटोन की एनर्जी कितनी है। एनर्जी ऑफ 1 फोटोन क्या हो जाएगा, फॉर्मूला hc/λ निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा, 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। लैम्डा की वैल्यू 337 नैनोमीटर, सो 337 इंटू 10 की पावर माइनस 9 मीटर। ठीक है, सो मीटर से मीटर कट जाएगा, सेकंड से सेकंड इनवर्स कट जाएगा, तो ये आपका सॉल्व होकर कितना आएगा, ये आपका सॉल्व होकर आ जाएगा 0.059 इंटू 10 की पावर माइनस 17 जूल। ये आ जाएगी आपकी एनर्जी ऑफ 1 फोटोन, है ना भाई। इतनी रेडिएशन की वेवलेंथ एमिट कर रहा है, नंबर ऑफ फोटोन्स निकालने हैं, तो यानी इतने फोटोन की इतनी वेवलेंथ का वो फोटोन एमिट कर रहा है, इस वेवलेंथ का वो फोटोन एमिट कर रहा है, तो मैंने एनर्जी ऑफ 1 फोटोन निकाली। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एट एन आउटपुट पावर ऑफ 1 मिलीवोल्ट। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ फोटोन्स निकालने हैं, गिवन है 1 वोल्ट इज इक्वल्स टू 1 जूल पर सेकंड। उसकी आउटपुट पावर, जो आउटपुट पावर दे रहा है, यानी वो एनर्जी एमिट कर रहा है, जो आउटपुट पावर एमिट कर रहा है वो क्या है, 1 मिलीवोल्ट। और मुझे पता है कि 1 वोल्ट क्या होता है, 1 जूल पर सेकंड, यानी 1 मिलीवोल्ट है उसकी आउटपुट पावर, यानी वो क्या कर रहा है, 10 की पावर माइनस 3 जूल पर सेकंड एमिट कर रहा है। उसकी आउटपुट पावर कितनी होगी, 10 की पावर माइनस 3 जूल पर सेकंड, यानी इसका मतलब 10 की पावर माइनस 3 जूल 1 सेकंड में एमिट कर रहा है, 10 की पावर माइनस 3 जूल 1 सेकंड में एमिट कर रहा है, विच मीन्स 1 सेकंड के अंदर वो कितनी एनर्जी एमिट कर रहा है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एनर्जी एमिट इन 1 सेकंड, जो मेरा सोर्स है, एनर्जी एमिट इन 1 सेकंड बाय सोर्स, एनर्जी एमिट इन 1 सेकंड बाय सोर्स, कितनी एमिट कर रहा है 1 सेकंड में एनर्जी, 10 की पावर माइनस 3 जूल, 1 सेकंड के अंदर वो 10 की पावर माइनस 3 जूल एमिट कर रहा है, 1 सेकंड के अंदर वो इतनी एनर्जी एमिट कर रहा है, और एक फोटोन की एनर्जी इतनी है। 1 सेकंड के अंदर वो टोटल एनर्जी इतनी एमिट करता है, 10 की पावर माइनस 3 जूल ज़्यादा है, और एक फोटोन की एनर्जी कितनी है, 10 की पावर माइनस 17 में कम है। तो यानी अगर मान लो मैं कहता हूँ कि कोई सोर्स 100 जूल एनर्जी एमिट कर रहा है, 1 सेकंड के अंदर 100 जूल कर रहा है, मान लो मैं कहता हूँ कि 1 सेकंड के अंदर 100 जूल एमिट कर रहा है, और एक फोटोन की एनर्जी है 10 जूल, एक फोटोन की एनर्जी 10 जूल, तो नंबर ऑफ फोटोन्स कितने आ जाएंगे, कितने नंबर ऑफ फोटोन्स वो 1 सेकंड में एमिट करेगा, टोटल एनर्जी कितनी है 100, टोटल एनर्जी कितनी है 100 जूल एमिट कर रहा है 1 सेकंड के अंदर 100 जूल एमिट कर रहा है, और एक फोटोन की एनर्जी है 10 जूल, तो इसको मैं डिवाइड कर दूंगा, यानी
10 फोटोन्स वो 1 सेकंड में एमिट करेगा, 10 फोटोन्स करेगा तभी तो 10 × 10 100 जूल एमिट होगा, तभी तो 100 जूल एमिट होगा जब वो 10 फोटोन्स एमिट करेगा। यानी टोटल एनर्जी को एक फोटोन की एनर्जी से डिवाइड कर देंगे। टोटल जितनी भी एनर्जी मुझे गिवन दे रखी होगी उसको मैं अगर 1 सेकंड के एक फोटोन की एनर्जी से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे नंबर ऑफ फोटोन्स पता लग जाएंगे कि उतनी एनर्जी प्रोवाइड कराने के लिए 1 सेकंड में कितने फोटोन्स एमिट हुए, उतनी एनर्जी प्रोवाइड कराने के लिए 100 जूल प्रोवाइड कराने के लिए कितने फोटोन्स 1 सेकंड में एमिट हुए। क्यों? क्योंकि 1 सेकंड के अंदर 100 जूल निकल रही है और एक फोटोन की एनर्जी है 10 जूल, तो 100 जूल निकालने के लिए 1 सेकंड में कितने फोटोन एमिट हुए डिवाइड करने से पता लग जाएगा। तो यहाँ पे भी ऐसे ही, यहाँ पे भी ऐसे ही। तो नंबर ऑफ फोटोन्स एमिट इन 1 सेकंड, 1 सेकंड में कितने फोटोन एमिट होंगे, कितने निकलेंगे। ठीक है, तो कैसे पता लग जाएगा, 1 सेकंड के अंदर एनर्जी टोटल कितनी एमिट हो रही है 10 की पावर -3 जूल। तो इसको डिवाइड किससे कर दूंगा, एक फोटोन की एनर्जी से। क्यों? क्योंकि टोटल एनर्जी इतनी है, एक फोटोन की एनर्जी से अगर मैं उसको डिवाइड कर दूंगा, टोटल एनर्जी को एक फोटोन की एनर्जी से डिवाइड कर दूंगा तो नंबर ऑफ फोटोन्स पता लग जाएंगे कि 1 सेकंड के अंदर कितने हैं। क्यों? क्योंकि 1 सेकंड के अंदर एनर्जी निकली है, 1 सेकंड के अंदर निकली 10 की पावर -3 जूल, 10 की पावर -3 जूल और एक फोटोन की एनर्जी, तो मुझे बता देगा डिवाइडेड बाय एक फोटोन की एनर्जी कर दूंगा तो मुझे बता देगा कि नंबर ऑफ फोटोन्स एमिट इन 1 सेकंड। तो इसको मैं डिवाइड कर दूंगा किससे, एनर्जी ऑफ 1 फोटोन से, एनर्जी ऑफ 1 फोटोन से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे बता देगा कि क्यों, क्योंकि 1 सेकंड की एनर्जी है, 1 सेकंड के अंदर सोर्स से इतनी एनर्जी निकलती है, तो उसको अगर एनर्जी ऑफ फोटोन से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे बता देगा वो नंबर ऑफ फोटोन्स एमिटेड इन 1 सेकंड। तो ये आपका क्या आ जाएगा, क्या हो जाएगा 10 की पावर -3 डिवाइडेड बाय 0.059 इंटू 10 की पावर -17, ये आपका आ जाएगा, ये आपका सोल्व होकर आ जाएगा कितना 1.70 इंटू 10 की पावर 15 फोटोन्स। इतने फोटोन्स मेरे 1 सेकंड के अंदर एमिट होंगे तभी वो 10 की पावर -3 जूल सोर्स 1 सेकंड के अंदर एनर्जी एमिट कर पाएगा। 1 सेकंड के अंदर सोर्स 10 की पावर -3 जूल तभी एमिट कर पाएगा जब इतने सारे फोटोन एमिट होंगे, एक फोटोन की एनर्जी इतनी है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 1.70 वाला। तो सी हो जाएगा आप लोग का आंसर, सी आएगा आंसर। मैंने समझाने के लिए, अच्छे से समझाने के लिए टाइम लिया, नहीं तो जिसको कॉन्सेप्ट पता था, जिसको अच्छे से पता था वो क्या करेगा, सीधा देखेगा कि एनर्जी इतनी, टोटल एनर्जी वो 1 सेकंड के अंदर इतनी एमिट करा, एक फोटोन की निकालेगा, आंसर निकाल लेगा वो। ये तो हम लोग को पता ही होता है, टोटल एनर्जी को एक फोटोन की एनर्जी से डिवाइड करो, कितने नंबर ऑफ फोटोन्स एमिट होंगे वो आ जाएंगे। ठीक है, तो मैंने आपको समझाने के लिए इतना लंबा किया, अच्छे से समझाया। बाकी आप लोग जिसको कॉन्सेप्ट पता होगा, जिसको अच्छे से पता होगा, वो इमीडिएटली टोटल एनर्जी ऑफ 1 फोटोन निकालकर आंसर निकाल देगा। तो होपफुली आप लोग को समझ में आया होगा कि कैसे सॉल्व किया हमने इसको, कैसे करा। ठीक है, तो आगे चलें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि ये रहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है, पढ़ते हैं इसको। व्हाट इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर अ रिएक्शन दैट हैज डेल्टा जी नॉट वैल्यू इतनी एट 100 डिग्री सेल्सियस। सिंपली थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। क्या पूछ रखा है, क्या दे रखा है आपको, डेल्टा जी नॉट की वैल्यू दे दी, कितनी, माइनस का 41.8 किलो जूल। डेल्टा जी नॉट की वैल्यू दे दी माइनस का 41.8 किलो जूल। ठीक है, टेम्परेचर दे दिया 100 डिग्री सेल्सियस यानी 373 केल्विन, 100 डिग्री सेल्सियस यानी 373 केल्विन। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है, के इक्विलिब्रियम निकालना है। तो मुझे बहुत अच्छे से थर्मोडायनेमिक का रिलेशन पता है, बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। क्या लगेगा, क्या होता है के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, के इक्विलिब्रियम पर ई नॉट तो ई सेल 0 हो जाता है, डेल्टा जी 0 हो जाता है, बट डेल्टा जी नॉट तो 0 नहीं होता ना भाई, वो तो वैसे भी सेल की प्रॉपर्टी होती है। तो डेल्टा जी नॉट मुझे पता है क्या होता है माइनस RT ln के इक्विलिब्रियम। डेल्टा जी नॉट की वैल्यू माइनस RT ln के इक्विलिब्रियम है ना भाई, माइनस RT ln के इक्विलिब्रियम। तो रख दीजिए माइनस का 41.8 किलो जूल है, तो 10 की पावर 3 कर दूं, 10 की पावर 3 जूल, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगी। आर की वैल्यू जूल्स वाली 8.314, टेम्परेचर की वैल्यू 373 केल्विन, ln के इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा, तो ln के इक्विलिब्रियम की वैल्यू कितनी आएगी, ये आ जाएगी 13.47। तो यहाँ से जब आप के इक्विलिब्रियम लगाएंगे, ई की पावर में लेके जाएंगे इसको 13.47 को, तो के इक्विलिब्रियम की वैल्यू आएगी 7.1 इंटू 10 की पावर 5। के इक्विलिब्रियम की वैल्यू आ जाएगी 7.1 इंटू 10 की पावर 5, जो कि आपको क्लियरली बी ऑप्शन में मिलेगा। तो बी हो जाएगा मेरा आंसर, तो सिंपल सा क्वेश्चन था, डेल्टा जी नॉट दे रखा था, के इक्विलिब्रियम पूछ रखा था, फॉर्मूला लगाइए, काम हो गया। तो सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, कोई टफ क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था, सिंपल था, बस आपको थर्मोडायनेमिक्स का रिलेशन पता हो, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस RT ln के इक्विलिब्रियम होता है, आपका काम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप सबके सामने। क्या कह रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं इसको। अमाउंट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन कैन बी डिटरमाइंड बाय इट्स टाइट्रेशन विद पोटेशियम परमैंगनेट। ऑक्सैलिक एसिड को डिटरमाइन करना हो तो हम क्या करते हैं, उसकी पोटेशियम परमैंगनेट से टाइट्रेशन। ऑक्सैलिक एसिड को डिटरमाइन करना हो तो हम उसको पोटेशियम परमैंगनेट से उसकी रिएक्शन कराते हैं, टाइट्रेशन कराते हैं ना, इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। एसिडिक मीडियम देने के लिए उसको हमने H2SO4 के साथ उसकी रिएक्शन करा दी, द टाइट्रेशन गिव्स अनसैटिस्फैक्टरी रिजल्ट व्हेन कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। अगर मैं HCl की प्रेजेंस में करता हूं तो मुझे अनसैटिस्फैक्टरी रिजल्ट देता है, क्यों? ठीक है, ये बताने क्या कर रखा है,
H2C2O4 पोटेशियम ऑक्सैलिक एसिड की पोटेशियम परमैंगनेट के साथ टाइट्रेशन करा रखी है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, जो एसिडिक मीडियम मेरा कहाँ से आ रहा है H2SO4 से, तो ठीक आता है रिजल्ट, तो रिजल्ट ठीक आता है। जब अगर मेरे को अनसेटिस्फैक्टरी रिजल्ट कब मिलते हैं जब मैं रिएक्शन को कराता हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। अगर मैं इसी टाइट्रेशन को H2C2O4 प्लस KMnO4 की टाइट्रेशन को अगर मैं HCl की प्रेजेंस में कराता हूँ तो मुझे अनसेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स मिलते हैं। क्यों? KMnO4 मुझे बहुत अच्छे से पता है, बेहतरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये C2O4 को ऑक्सीडाइज करेगा किसमें? CO2 में। CO2 में एसिडिक मीडियम में खुद किसमें जाएगा? Mn2+ में। एसिडिक मीडियम में खुद जाएगा Mn2+ में, और ऑक्सैलिक एसिड को CO2 में ऑक्सीडाइज करेगा। जब अगर मैं HCl डाल दूंगा तो HCl क्या करेगा? तो ये देखो, ये अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये मेरा क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट। ये मेरा क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, ये मेरा क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये क्या करेगा? ठीक है, ये क्या करेगा? ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो ये क्या है? मेरा रिड्यूसिंग एजेंट। ये इसको रिड्यूस करेगा पोटेशियम परमैंगनेट को किसमें? Mn2+ में, खुद ऑक्सीडाइज होगा CO2 में। अगर मैं HCl डालूंगा तो HCl मेरा क्या है? HCl मेरा एक खुद बेहतरीन रिड्यूसिंग एजेंट है। HCl खुद एक रिड्यूसिंग एजेंट है जो दूसरों को रिड्यूस करना चाहता है। कैसे? बाय प्रोवाइडिंग H+। HCl एक खुद बेहतरीन गुड रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये दूसरों को रिड्यूस करेगा, खुद ऑक्सीडाइज होना चाहेगा, तो दूसरों को रिड्यूस करेगा। रिड्यूस कौन हो सकता है? KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट रिड्यूस हो सकता है Mn2+ में ना, पोटेशियल परमैंगनेट आयन को HCl क्या करेगा? पोटेशियम परमैंगनेट आयन को जैसे ही हम अगर इसको HCl के साथ मिलेंगे, पोटेशियम परमैंगनेट के साथ HCl लेंगे तो HCl खुद इसको रिड्यूस कर देगा Mn2+ में, और खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा किसमें? Cl2 में। क्यों? क्योंकि हम एसिडिक मीडियम ले रहे हैं, तो एसिडिक मीडियम में अगर हम H2SO4 की जगह HCl ले लेंगे तो HCl ड्यू टू इट्स गुड रिड्यूसिंग एजेंट होने की वजह से ये क्या करेगा? ये MnO4 को रिड्यूस कर देगा, खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसके पास Cl- ऑक्सीडाइज होना चाहेगा, तो Cl- खुद ऑक्सीडाइज Cl2 में चला जाएगा। ठीक है, और परमैंगनेट आयन को Mn2+ में, MnO4 को Mn2+ में रिड्यूस कर देगा। ठीक है, तो C ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, गेट ऑक्सीडाइज बाय ऑक्सैलिक एसिड तो मेरा क्या? रिड्यूसिंग एजेंट, दूसरे को रिड्यूस करता है, ऑक्सीडाइज तो हो नहीं सकता। फर्निशेस H+ आयन इन एडिशन टू दोस फ्रॉम ऑक्सैलिक एसिड, H+ तो मिट करेगा ना भाई, तो ये रीजन मेरा अनसैटिस्फैक्टरी का हो नहीं सकता। ठीक है, H2SO4 भी करता, ऑक्सीडाइजेस ऑक्सैलिक एसिड टू कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीडाइज करेगा, लेकिन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो बेहतरीन ही है ना भाई, KMnO4 ये तो वैसे भी रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये तो इसको ऑक्सीडाइज करेगा। ठीक है, HCl ऑक्सीडाइज तो करेगा नहीं, HCl तो रिड्यूस का काम करता है, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, HCl मेरा इसको रिड्यूस नहीं कर सकता। ठीक है, HCl ऑक्सैलिक एसिड को रिड्यूस नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि क्या है? HCl मेरा क्या करेगा? रिड्यूसेस ऑक्सैलिक एसिड, तो HCl रिड्यूस नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि ऑक्सैलिक एसिड ने रिड्यूस थोड़ी होना, उससे तो ऑक्सीडाइज होना है, तो और वैसे भी ठीक है, इस ऑक्सैलिक एसिड ने तो ऑक्सीडाइज होना है, तो ये रिड्यूस किसको करेगा? परमैंगनेट आयन को। तो सी हो जाएगा आप लोग का आंसर। क्लियर? समझ में आया? तो इस तरीके से सी हो जाएगा आंसर। क्या है कि HCl जैसे ही आएगा वो KMnO4 को रिड्यूस कर देगा। ऑक्सैलिक एसिड को तो रिड्यूस कर नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ऑक्सैलिक एसिड में वो पहले ही किसमें है? अपनी माइनस वाली में है। ठीक है, नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में ये किसमें है? 2x - 8 = -2, तो वो पहले ही अपनी x = किसमें है? +3 में, तो वो और +4 में जाना चाहेगा, ऑक्सीडाइज होना चाहेगा, वो रिड्यूस तो होना ही नहीं चाहेगा, तो वो ऑक्सैलिक एसिड को रिड्यूस नहीं करेगा, वो रिड्यूस किसको करेगा? परमैंगनेट आयन को। क्यों? क्योंकि परमैंगनेट आयन रिड्यूस होना चाहता है, वो रिडक्शन करना चाहता है उसका। ठीक है, उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, तो वो क्या करेगा? KMnO4 को रिड्यूस कर देगा, परमैंगनेट आयन को रिड्यूस कर देगा Mn2+ में। ठीक है, तो सी हो जाएगा आपका आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये रहा आप सबके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है क्वेश्चन? चलिए पढ़ते हैं। द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज एट 298 केल्विन आर दिस। ठीक है, सबका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दे दिया, Mg2 + Zn2 + Fe2 करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। ठीक है, सबका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दे दिया, करेक्ट स्टेटमेंट मुझे बतानी है। मुझे क्या दे दिया? E0 ऑफ Mg2 + Mg कितना दे दिया? -2.34 वोल्ट। ठीक है, तो अब एक बार इनका मैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिख लेता हूँ। Mg से Mg2+ का कितना हो जाएगा? 2.34 वोल्ट। बहुत ही बेहतरीन, पॉजिटिव में आ रहा है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, यानी Mg तो क्या करना चाहेगा? ऑक्सीडेशन ही करना चाहेगा। Mg तो ऑक्सीडेशन करना चाहेगा, खुद ऑक्सीडेशन करना चाहेगा, दूसरे को रिड्यूस करना चाहेगा, यानी मैग्नीशियम तो दूसरे को रिड्यूस करना चाहेगा। ठीक है, अगर मैं इसका जिंक का लिख लूँ रिडक्शन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना हो जाएगा? 0.76 वोल्ट। ये भी चाहना चाहेगा ऑक्सीडेशन में, तो E0 अगर मैं Fe से Fe2+ का कितना हो जाएगा? 0.44 वोल्ट। तो चलिए पढ़ते हैं, अब स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं।
पहली स्टेटमेंट क्या है, जिंक कैन रिड्यूस बोथ मैग्नीशियम एंड आयरन आयन। जिंक रिड्यूस करे यानी जिंक खुद ऑक्सीडाइज हो 0.76 और इनको रिड्यूस करे, इसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना है, माइनस का 2.34 वोल्ट। अगर मैं बना भी दूं, मैं जिंक और एमजी वाला सेल बनाऊं तो क्या होगा, जिंक से जिंक 2 प्लस और Mg2 प्लस से Mg, क्योंकि Mg को उसने रिड्यूस करना है। तो इसका अगर मैं ई नोट कैलकुलेट करूंगा, ई नोट कितना आएगा 0.76 माइनस का 2.34, नेगेटिव नहीं होगा तो यानी ए ऑप्शन गलत हो गया। Fe कर दे रिड्यूस, Fe के लिए भी वही कहानी, तो क्या हो जाएगा 0.44 माइनस का 2.34, ये भी नेगेटिव। तो Fe भी मैग्नीशियम को रिड्यूस नहीं कर सकता। मैग्नीशियम रिड्यूस कर दे दोनों को, यानी मैग्नीशियम खुद ऑक्सीडाइज हो, मैग्नीशियम करे रिड्यूस दोनों को यानी मैग्नीशियम खुद ऑक्सीडाइज हो। तो यहाँ पे मैं ऐसे बना सकता हूँ, जिंक 2 प्लस से जिंक, तो ये क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 2.34, जिंक 2 प्लस से जिंक की वैल्यू माइनस का 0.76, पॉजिटिव आएगा। और अगर ये 2.34 वाला इसका ऑक्सीडेशन हो और रिडक्शन किसके साथ हो इसका, आयरन 2 प्लस का रिडक्शन यानी माइनस का 0.44, तो ये भी पॉजिटिव, तो यानी ये चीज हो सकती है। मैग्नीशियम तो दोनों को रिड्यूस कर सकता है, यानी सी ऑप्शन मेरा सही हो सकता है। Fe रिड्यूस करे किसको, जिंक को, आयरन मेरा जिंक को भी रिड्यूस नहीं कर सकता, क्योंकि जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल कितना है, माइनस का 0.76। सो आयरन अगर मेरा ऑक्सीडाइज होगा तो रिड्यूस क्या होगा, जिंक, तो यानी जिंक 2 प्लस से जिंक, तो इसकी वैल्यू कितनी 0.44 माइनस का 0.76 रिडक्शन पोटेंशियल जिंक का, तो ये क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो यानी ये भी नहीं हो सकता। तो सी ऑप्शन क्लियरली मेरा मैच कर रहा है, तो सी हो जाएगा आंसर, सी विल बिकम द आंसर। कुछ नहीं था, जस्ट आप सिंपली ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल्स को देखते, तो जिसने पढ़ रखा होगा, जिसने पोटेंशियल्स इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को नोट्स भी देख रखे होंगे, वो भी इस क्वेश्चन को आराम से कर लेगा, पोटेंशियल्स को देख के वो आराम से कैलकुलेट कर लेगा कि स्पॉन्टेनियस सेल मेरा वही हो सकता है, वही रिएक्शन पॉसिबल हो सकती है, वही पॉसिबल है, वही स्टेबल है, जिसमें मेरा ई नोट सेल पॉजिटिव है, तो सी केस में उसको दिखेगा ई नोट सेल पॉजिटिव है, तो सी हो जाएगा आंसर। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, जस्ट आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बेसिक्स की भी नॉलेज हो, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, क्या करना था, रिएक्शन देखती थी कौन सी मेरी सेट बैठ रही है, कौन सी स्टेटमेंट बैठेगी, तो जिसका ई नोट सेल नेगेटिव आ जाता वो पॉसिबल नहीं होती, वो ऑप्शंस कट जाते। सी में ऑप्शन मेरे सारे सी ऑप्शन में मेरा ई नोट सेल दोनों का पॉजिटिव आ रहा था, तो सी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, सी विल बिकम द करेक्ट आंसर। तो सी हो जाएगा आंसर, सी आ जाता मेरा आंसर। क्लियरली सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई ज्यादा टफ नहीं था, सी आ जाता आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप सबके सामने, जो कि इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर, कह रहा है कंसीडर द हाफ रिएक्शन दिस। ठीक है, ये हाफ रिएक्शन दे रखी है, इसका ई नोट भी दे दिया मुझे। इफ द रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ MnO4 माइनस टू Mn2 इज दिस, देन द रिडक्शन पोटेंशियल E इन अ सॉल्यूशन ऑफ pH 3.5 एट 25 डिग्री सेल्सियस VB। ठीक है, क्या करना है आप लोग को, हम लोग को क्या निकालना है, रिडक्शन पोटेंशियल यानी ई सेल निकालना है, ई नोट सेल भी आपको दे रखा है, 1.51 वोल्ट, एन की वैल्यू भी दे रखी है 5, बचा क्या, रिएक्शन को लिख लेते हैं, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट का रेशियो पता लग जाएगा, नर्स लगाइए, ई सेल आ जाएगा। रिएक्शन क्या है, MnO4 माइनस एक्वस प्लस 8H प्लस एक्वस प्लस 5 इलेक्ट्रॉन इक्विलिब्रियम विद Mn2 प्लस एक्वस प्लस 4H2O लिक्विड, Mn2 प्लस एक्वस प्लस 4H2O लिक्विड। ठीक है, ये रिएक्शन है, जिसमें pH की वैल्यू कितनी दे रखी है 3.5, pH की वैल्यू दे रखी है 3.5, यानी H+ की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, 10 raised to the power माइनस 3.5, 10 raised to the power माइनस 3.5, क्योंकि pH की वैल्यू क्या होती है माइनस log H+ की वैल्यू 3.5, तो H+ की कंसंट्रेशन कितनी आ जाएगी 10 raised to the power माइनस 3.5, 10 raised to the power माइनस 3.5 लगा दीजिए। ठीक है, नर्स लगा दीजिए, तो नर्स क्या हो जाएगी, इससे पहले मुझे क्या दे रखा है, MnO4 माइनस और Mn2 प्लस का रेशियो, तो ये क्या है, MnO4 माइनस डिवाइडेड बाय Mn2 प्लस का रेशियो कितना है 100:1, इसको भी देख लेंगे कि कैसे यूज हो रहा है, नर्स में लगा देंगे। तो नर्स इक्वेशन लगाते हैं, ठीक है, नर्स इक्वेशन लगाते हैं, तो नर्स इक्वेशन क्या हो जाएगी, ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय एन की वैल्यू कितनी है 5 लॉग ऑफ Mn2 प्लस डिवाइडेड बाय MnO4 माइनस ये क्या हो जाएगा H+ की मुझे स्टोशियोमेट्री भी दे रखी है, तो स्टोशियोमेट्री उसकी पावर में आ जाएगी, तो H+ की पावर 8 ई सेल मुझे निकालना है, ई नॉट सेल की वैल्यू 1.51 वोल्ट माइनस का 0.0591 डिवाइडेड बाय 5 लॉग ऑफ Mn2 प्लस बाय MnO4 माइनस यूज हुआ ना भाई, Mn2 प्लस बाय MnO4 माइनस उल्टा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा लॉग 1/100 H+ की पावर 8 यानी 10 की पावर माइनस 3.5 इंटू 8, ये आपका सोल्व होकर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 8 3 24 और 8 5 4, तो ये हो जाएगा 10 की पावर माइनस 28, ये आपका कितना आएगा 1.51
माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई 5 लॉग ऑफ ये कितना आ जाएगा 1/10⁻², इंटू में 3.58 10 8 3 24 8 5 4 10 की पावर माइनस का 28, ये आपका आ जाएगा कितना 1.51 इन माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 28 प्लस 2 माइनस का 26, ऊपर जाके क्या हो जाएगा 10⁻26 लॉग ऑफ 10⁻26 तो ये इसके आगे आ जाएगी तो क्या हो जाएगा 1.51 माइनस का 0.0591 बाई 5 इंटू में 26 लॉग की पावर लॉग 10 तो मुझे पता है क्या होता है 1 तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ई सेल आपका आ जाएगा, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ई सेल आपका आ जाएगा 1.20 वोल्ट, ई सेल आपका आ जाएगा 1.20 वोल्ट, जो कि मुझे क्लियरली डी ऑप्शन मिल रहा है। तो डी हो जाएगा मेरा आंसर, डी विल बिकम द आंसर, डी आ जाएगा मेरा आंसर, 1.20 वोल्ट विल बी द आंसर, ये हो जाएगा मेरा आंसर। ठीक है, तो इस तरीके के आपके सिंपल से क्वेश्चन आएंगे, जस्ट आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ा हो, आपने नोट्स अपने अच्छे से रिवाइज किए हो, तो आप आराम से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, आप आराम से क्वेश्चंस को सॉल्व करके आंसर तक पहुंच पाएंगे, आप आराम से क्वेश्चंस के साथ डील कर पाएंगे। देखो ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट ऑफ कैलकुलेशन वाला नहीं था, इजी था, तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। और कोई इतना बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन नहीं आया, तो सिंपल से क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके अपकमिंग एग्जाम में मिलेंगे, तो अच्छे से पढ़कर जाइएगा, मेहनत करके जाइएगा। और भी सेशंस हमारे, और भी वीडियोज़ इससे रिलेटेड, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड आने वाली हैं, तो सबको अच्छे से देखिए, अपने कॉन्सेप्ट को रिवाइज करिए, अपने प्रीवियस ईयर रिवाइज करिए, आपकी बहुत हेल्प करेंगे आपके अपकमिंग एग्जाम में। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कुछ कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट करना हो तो बिल्कुल करें, ज़रूर करें, कुछ आपको कहना हो बताइए। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करें, ठीक है, कमेंट करें, सब्सक्राइब द चैनल। ठीक है, तो और भी हमारे सेशन आते रहेंगे, उनको देखते रहिए, सीखते रहिए। इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल के और भी कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हम आपके साथ यहाँ पर यूट्यूब पे लाते रहेंगे, तो पढ़ते रहिए, देखते रहिए, खुश रहिए, सुरक्षित रहें, घर रहें, एंड होपफुली हम सब चाहेंगे आप सबका सिलेक्शन अच्छी अच्छी जगहों पर बिल्कुल हो। तो स्टे सेफ, स्टे होम, पढ़ते रहें, सुरक्षित रहें।